गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके 33 क्वेश्चन कर लिए थे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 33 क्वेश्चन जो थे वो कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, इसका प्रतिलोम कौन है? इन भाई साहब के प्रतिलोम कौन है? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। इसका प्रतिलोम कौन है? तो ये एक पर एक दे रहा है, तो इसका जो प्रतिलोम होगा, नाम रख लेते हैं इसका नाम एफ। तो इसका प्रतिलोम एक पर एक देगा। ये दो पर तीन दे रहा है, प्रतिलोम तीन पर दो देगा। ये तीन पर चार दे रहा है, प्रतिलोम चार पर तीन देगा। ये चार पर दो दे रहा है, प्रतिलोम दो पर चार देगा। ये इसका प्रतिलोम हो गया। अब थोड़ा सुंदरता से लिख लो। ऐसे लिखो कि सुंदर लगे, सही ढंग से अरेंज कर दो। एक वाले को पहले लिख लो, दो वाले को उसके बाद में लिख लो, तीन वाले को उसके बाद में लिख लो, और चार वाले को उसके बाद में लिख लो। बस क्रम से लिख लो और मिलाओ। क्या यही है? कौन है? एक चार दो तीन। इसके हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगला सवाल ये रहा। इसका भी प्रतिलोम ही बताना है। इसका प्रतिलोम कौन सा होगा? का प्रतिलोम कौन सा होगा? एक पर एक, प्रतिलोम में भी एक पर एक आएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ए कट गया, डी कट गया। इसमें दो पर तीन आया, तो प्रतिलोम में तीन पर दो आएगा। तीन पर दो, तो ये तो तीन पे दो नहीं दे रहा, कट गया। तीन पे दो नहीं दे रहा, ये भी कट गया। तीन पे दो ये भी नहीं दे रहा, ये भी कट गया। तीन पे दो बस ये दे रहा था, है ना? तो ये सारे कट गए, कोई भी विकल्प सही नहीं है, है ना? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सही नहीं है। नन ऑफ दीज। अगला, एस फोर की कोटि क्या होगी? एस फोर की कोटि क्या होगी?
S4 की कोटि क्या होगी? S4 यानी 4 संकेत, S4 यानी 4 संकेतों वाला समुच्चय, और 4 संकेतों वाला समुच्चय यानी फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 यानी 24, है ना? ये क्रमचय का है ना, क्रमचय का समुच्चय है। तो 4 S4 का मतलब वो 4 संकेतों वाला, और 4 संकेतों वालों पे कितने फलन बनेंगे? फैक्टोरियल 4 यानी टोटल 24। तो 24 इसकी कोटि हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया ना? S4 का मतलब क्या होता है? S4 का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें 4 संकेत हो और उसके सभी क्रमचय, उसके सभी क्रमचय, तो फैक्टोरियल 4 हो गए। किसी ग्रुप की कोटि जो है वो 31 है। कोई ग्रुप है जिसकी कोटि 31 है। हाँ, अब ये आपको कह रहा है कि एक किसी ग्रुप जी की कोटि 31 है, कोई ग्रुप है उसकी कोटि 31 है, तो बताओ जी का निम्नलिखित में से कौन सा उपसमूह होता है? कौन हो सकता है? इनमें से कौन उपसमूह हो सकता है? तो जवाब है कोई नहीं हो सकता है। 11 नहीं हो सकता, कारण है लांगराज प्रमेय। लांगराज प्रमेय, लांगराज प्रमेय के अनुसार अगर उपसमूह होता है तो उसकी कोटि ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है। 31 को कोई विभाजित नहीं कर सकता, 31 को कोई विभाजित कर ही नहीं सकता सिवाय 1 और 31 के। तो ये दो तो बनने ही बनने हैं, एक तो ई बनेगा और एक ये खुद जी बनेगा। इसके अलावा कोई इसका उपसमूह और कोई उपसमूह होगा नहीं। इसके दो ही उपसमूह होंगे, एक तो ई और एक ये खुद, बस। इसके अलावा कोई और उपसमूह हो ही नहीं सकता। तो आंसर हो गया डी। ठीक है ना? नेक्स्ट, एच और के क्रमचय 6 और 8 कोटि के उपसमूह है। एच की कोटि 6 है, 8 की कोटि, एच की कोटि 6 है और के की कोटि 8 है। तो आपको बताना है कि एच के में अवयवों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? एच के में न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी होगी? इसमें न्यूनतम कितने अवयव आ सकते हैं? थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है। एक, एक मिनट, देखो, एक तो इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि एच के उपसमूह है या नहीं है, ये गायब है।
हाँ या ना, ये नहीं बताया। और ये न बताने की वजह से ये नहीं बताया भाई उपसमूह होगा या नहीं होगा। और एच के उपसमूह तब होता है, एच के उपसमूह तब होता है, उपसमूह होने की शर्त होती है यदि, तो मामला थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है, यदि एच के बराबर हो के एच, तब जो एच के होता है वो उपसमूह होता है। तो उपसमूह होने की शर्त ये होती है। तो यहाँ ऐसी कोई शर्त हमें दी नहीं गई, यहाँ ऐसी कोई शर्त हमें दी नहीं गई, तो अब बता पाना मुश्किल है। डेफिनेटली इसमें बता पाना संभव नहीं है। या तो उपसमूह देना चाहिए था, उपसमूह देता तो मामला बिठा लेते, उपसमूह देता मान लेते हैं उपसमूह है। यहाँ पे गुणन या समुच्चय की जगह समूह दे देता ना, तो थोड़ा सा डेटा पर्याप्त हो जाता। यहाँ पे समुच्चय की बजाय समूह दे देता, उपसमूह, है ना। तो उपसमूह होगा तभी तो फिर ऑर्डर निकलेगा ना। जो परमे वर्मे सारी उपसमूहों के लिए, समुच्चयों के लिए तो कोई परमे है ही नहीं, सबकी सब उपसमूहों के लिए। तो वो जो परमे है, परमे लग जाएगी, लेकिन उपसमूह होगा तब तो लगेगी ना। जो परमे ये होती है, एच के का ऑर्डर बराबर होता है ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के। इसे लगाने के लिए जो हमें चाहिए वो चाहिए उपसमूह। तो उपसमूह नहीं दिया हुआ, इस वजह से दिक्कत है। चलो करते हैं फिर भी। देखो यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 8 बटा एच इंटरसेक्शन के जो होता है वो उपसमूह होता है। एच इंटरसेक्शन के उपसमूह होता है, एच का भी और के का भी। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो होता ही होता है। अगर एच और के उपसमूह है तो एच इंटरसेक्शन के भी उपसमूह होगा ही होगा। हाँ यार चाय तो पीऊंगा, चलो रहने दे फिर, चाय पी के आता हूँ। इतनी देर में तुम इतने निकालो इसको, याद दिला दी। चलो याद दिला दी टाइम पे, वरना ठंडी हो जाती। वापस आते हैं, तो ये उपसमूह होगा। और लांगराज प्रमेय के अनुसार उपसमूह जो होता है वो जिसका उपसमूह होता है उन्हें काटता है। तो 6 और 8 को काटेगा ये का इसका जो भी ऑर्डर होगा वो 6 को और 8 को काटेगा। अब 6 को और 8 को काटने वाले नंबर कौन है? एक तो है 1। 6 को और 8 को काटने वाले नंबर कौन कौन है? एक तो है 1, एक है 2, और इसके अलावा कोई है नहीं। 1 और 2 के अलावा कोई और है नहीं। अब इसका मान हमें बड़े से बड़ा लेना है, क्योंकि इसका मान बड़े से बड़ा लेंगे तो ये न्यूनतम हो जाएगा। तो आंसर लेते हैं 2, ये 2 हो गया, तो ये आ गया 24। आंसर 24 बैठ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा समझते हैं बात को। सवाल में थोड़ा सा अधूरापन है जो मैंने पहले पूरा किया है, कि यहाँ पे समूह नहीं लिखा हुआ, समुच्चय लिखा हुआ है। और समुच्चय से कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि समूहों की बात हो रही है। जो भी प्रमेय अभी मैंने ये यूज की है ये भी समूह के लिए, ना कि समुच्चयों के लिए। तो हो सकता है यहाँ पे सही शब्द समूह ही हो। तो एच के समूह है तो ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होगा ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के बटा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। एच इंटरसेक्शन हमेशा दोनों का उपसमूह होगा। और लांगराज प्रमेय के अनुसार अगर उपसमूह होगा तो दोनों को काटेगा भी, दोनों के ऑर्डर को काटेगा। दोनों का ऑर्डर है 6 और 8, तो ऐसा नंबर जो 6 और 8 दोनों को काटता हो वो या तो 1 होगा या 2 होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा। अगर 1 रखें या 2 रखें, क्या रखें, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम पूछा है। ये न्यूनतम तब होगा जब ये अधिकतम होगा। तो अधिकतम के लिए 2 ले लो, तो 2 लिया, तो ये आ गया 24। अगला, ये तो परमी आ गया, अभी यूज ही किया। परमी है तो ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होता है ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के बटा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, बढ़िया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उप समूह एच के समूह जी में कोई दो वाम सह समुच्चय, एच के जी में कोई दो वाम सह समुच्चय
क्या होते हैं? न संपाती न संयुक्त, संपाती परंतु संयुक्त नहीं, या तो संपाती या संयुक्त, या इनमें से कोई सत्य नहीं। दो सहसमुच्चय कैसे होते हैं? या तो संपाती होते हैं, संपाती का मतलब बराबर होते हैं, या संपाती मतलब बिल्कुल एक जैसे, या फिर बिल्कुल ही असंयुक्त। तो जवाब है सी। दो सहसमुच्चय या तो संपाती होते हैं मतलब बराबर होते हैं, या फिर असंयुक्त होते हैं मतलब अलग अलग होते हैं, या तो बिल्कुल ही बराबर होते हैं या फिर बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं। अगला, ए एच बराबर बी एच हो तो, ए एच बराबर बी एच हो तो कौन सा कथन सत्य है? ए एच बराबर बी एच हो करवाया हुआ है ये, याद करो क्या करवाया था। ठीक है, परफेक्ट, सिंपल है, एकदम सिंपल है। दोनों तरफ ए इनवर्स से संक्रिया कराने पर, दोनों तरफ ए इनवर्स से संक्रिया करवाने पर ग्रुप है, ग्रुप में साचर्यता होती है, तो ए इनवर्स और ए साथ में रख लिया, एच अलग कर दिया, ए इनवर्स और बी साथ में रख लिया, एच बाद में रख लिया, ये ई बन गया, ये हो गया ई एच, ये हो गया आपका ए इनवर्स बी एच। अब ई एच यानी एच हो गया। अब ये अवयव ऐसा है जिसने एच के साथ संक्रिया करके वापस एच बनाया है, यानी एच नहीं बदला है, एच नहीं बदला है, इसका मतलब ए इनवर्स बी किसका अवयव है? एच का अवयव है, तो ए इनवर्स बी अवयव होगा एच का। वैसे ये ऑप्शन भी ठीक था, ये सी भी ठीक था, हाँ बिल्कुल सी भी सही था, सी भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि अगर दोनों तरफ बी इनवर्स से संक्रिया करवा दें तो भी यही आ रहे हैं। बी इनवर्स ए एच में, तो सी भी सही है, बिल्कुल बी और सी दोनों सही है। याद करो, ये बताया हुआ है, ये बताया हुआ है, कथन पूछा कि असत्य कौन सा है, याद करो ये बताया हुआ है मैंने। एक मुद्दा आया था तब हमने बात की थी, मैंने कहा था कि ये कुछ अलग है, और संवर्त की ताकत बताई थी उस समय, संवर्त के बारे में बताया था कि देखो, याद करो। इसमें सिर्फ ये है गलत है, क्योंकि एच समूह है, एच उप समूह है, उप समूह है मतलब समूह तो है ही, और समूह है तो हर अवयव अपना, हर अवयव किसी न किसी का प्रतिलोम भी है, तो अगर आप प्रतिलोमों का समुच्चय बनाओगे तो वही बनेगा जो एच होगा, वही बनेगा जो एच होगा, तो ये ट्रू हो गया। एच को एच से संक्रिया कराओगे तो एच का ही उपसमुच्चय बनेगा, उपसमुच्चय मतलब बराबर भी बन सकता है, तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। बाहर कहाँ जाएगा? बाहर कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। एच को एच से संक्रिया कराओगे तो एच के ही अवयव बनेंगे, तो उपसमुच्चय बनेगा एच का। यहाँ पे भी वही बात है ना। ए और बी अगर बराबर हो, अगर दो समुच्चय बराबर हो, तो इसका मतलब ए उपसमुच्चय है बी का, तथा बी उपसमुच्चय है ए का। और हमें पता है कि एच एच बराबर होगा एच, एच एच बराबर एच है, इसका मतलब एच एच उपसमुच्चय है एच का, या तथा एच उपसमुच्चय है एच एच का।
ये बात दोनों साइड से सही है, ठीक है ना। तो डी जो है वो गलत हो गया, क्लियर है। अच्छा ये तो पूरा हो गया। जेड स्टार संक्रिया है स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस वन। इसमें क्या बता रहे हैं, अंतर्गत तत्समक अवयव कौन सा है, इसका तत्समक अवयव कौन सा है, इस संक्रिया के अंतर्गत तत्समक अवयव कौन सा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तत्समक अवयव की परिभाषा, ई संक्रिया ए बराबर ए, ई संक्रिया ए बराबर ए, तो ये आपका हो जाएगा ई प्लस ए माइनस वन बराबर ए, ई बराबर हो जाएगा एक। ठीक है, क्लियर है। हाँ, एक चीज जो मैं आप लोगों को शायद परसों जब गाइडेंस की क्लास हो रही थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक क्लास जो है वो हमारी एक यूट्यूब पे वो स्टार्ट होने वाली है, जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैसे सेट्स है, रिलेशन है, फंक्शन है, और है, वो जो सब चीजें हैं, सारे टॉपिक है, उनके जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं और जो लेटेस्ट में भी आए हुए हैं, जो भी भारत में उस टॉपिक के बारे में क्या क्या पूछा गया है, जैसे सेट्स और रिलेशन को ले लो। सेट्स और रिलेशन में केवीएस ने क्या पूछा था, एनवीएस ने 2021 में जब केवीएस हुई थी तो उन्होंने क्या पूछा था, 2022 में ईएमआरएस, 2023 में ईएमआरएस ने क्या पूछा, 2022 के अंदर मध्य प्रदेश में क्या पूछा गया, दिल्ली ने 2021 में क्या पूछा था। तो वो जो एक टॉपिक लेके यूट्यूब पे एक एक क्लास जो है टॉपिक वाइज जो है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनकी क्लास होगी। तो आप लोगों के लिए वो जो शाम की क्लास है ना, नाइट वाली क्लास, वो फिर वहां पे एक रन होने लग जाएगी। तो जो अपनी क्लासेस चल रही है वो तो चल ही रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चन आते हैं टॉपिक से, ये तो हम करते ही रहते हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो लेटेस्ट में अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन आए हैं, पिछले 2-3 सालों में जो भर्तियां हुई है, उन 2-3 साल की भर्तियों में क्या पूछा गया है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, हरियाणा की हो, ईएमआरएस हो, केवीएस हो, उसमें क्या पूछा गया, ताकि वो आप लोगों को वो भी पता लगता रहे कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है। और फिर इस तरीके से क्लासेस चलेगी, तो यूट्यूब वाली क्लासेस भी आपको फायदा पहुंचाएगी, है ना। और ये क्लासेस जो चल रही है वो तो अपनी है ही, तो आपको डबल फायदा होने लग जाएगा, क्योंकि जरूरी है ये चीज बहुत, क्योंकि अभी वैकेंसी आने के बाद ये चीज जरूरी और ज्यादा जरूरी होगी कि भाई वैकेंसी आई हुई है, तो आप लोगों को, है ना, आप लोगों को ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैकेंसी अभी डीएसएस भी चल रही है। तो मेरा दिमाग है डीएसएसबी में कैसे क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, अभी तक डीएसएसबी में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो जो लोग डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है, जो भी डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं, और मेरी तैयारी उसके अनुरूप हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक कंपैरेटिव हो जाएगा, ताकि तैयार हम अपने आप से तैयार हो सके। टॉपिक पढ़ रहे हैं, साथ में पेपर से मूल्यांकन हो जाए तो बेस्ट है। हाँ, इसमें जो
मैंने तय किया कि जो अभी तक परीक्षाएं हुई है, अभी तक जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है वर्ग वन प्री और मेंस 2 है, और मध्य प्रदेश के बाद में केवीएस हुआ है 2021 में, 2021 में या 22 में हुआ है शायद, देख लेना, 21 में हुआ है, 21 में, 22 में, 23 में हुआ है शायद, एक 23 में हुआ है, और आरपीएससी के 2 हो चुके हैं, 2022 और 2023 संस्कृत विभाग, ईएमआरएस हो चुका है, पीजीटी टीजीटी, और इसके अलावा और कोई भर्ती जैसे हरियाणा एस्टेट हुआ है, एडब्ल्यूईएस हुआ है। तो ये जो भर्तियां अभी हाल फिलहाल में पिछले 2-3 सालों में हुई है, उनके जो क्वेश्चन है, जैसे सेट्स के क्वेश्चन है तो एक क्लास में केवल सेट्स के करवा दिए, एक क्लास में केवल फंक्शन करा दिए, एक क्लास में केवल लिमिट करवा दी, एक में खाली अवकलन के करवा दिए। तो इस तरीके से वो सारे आपको पता चलते जाएगा कि कैसा पेपर में अभी आ रहा है ना। तो चलो, जेड प्लस क्या होगा, मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा ऐसा है, ये पार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पेपर निकालते हैं ना, जब आपको पता चलता है कि पुराने सालों में ऐसा पूछा गया, तो एक कॉन्फिडेंस अलग बढ़ जाता है कि यार हाँ ऐसा पूछा गया, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, मतलब फिर मैं कर लूंगा, ये तो मुझे आता है मतलब मैं कर लूंगा। तो ऐसी फीलिंग आने लग जाती है पुराने पेपर को देखने से। जेड प्लस, वैसे तो आप लोग तैयार हैं, ऐसा कोई इशू है नहीं। वैसे तो ये ग्रुप भी है, राबेली भी है, दोनों ही सही बात है। ग्रुप है, बिल्कुल ग्रुप है। आबेली है, बिल्कुल आबेली है। मोनोइड है, बिल्कुल मोनोइड है। क्या पूछ रहे हैं? सब सही है। मोनोइड है ना, मोनोइड है। अब कोई कहे कि मतलब हाथी जानवर है, बिल्कुल जानवर भी है, हाथी भी है, जानवर भी है, हाथी भी है, क्योंकि हाथी जानवरों में ही आता है। वो हाथी भी है, वो जानवर भी है, तो वो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मोनोइड, बिल्कुल मोनोइड है। मोनोइड किसे कहते हो आप? मोनोइड कहते हो जो समवर्त होता है, साचर्य होता है, तत्समुख होता है, मोनोइड है। ग्रुप भी है, आबेली ग्रुप है। अब यहाँ तो कुछ बेटर ये पूछना चाहिए था कि भाई, ये तो बनता ही नहीं, पहली बात तो ऐसे ऑप्शन ही नहीं बनते जो सब सत्य है। हाँ, बाकी सब ग्रुप में आ गए। अब अबेलियन ग्रुप के अंदर ग्रुप भी आ जाता है, और ग्रुप के अंदर मोनोइड भी आ जाता है। हाँ, मेहनत तो आपको खूब करनी चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करिए। जेड गुणा नहीं है, जेड गुणा ग्रुप नहीं है, सेमी ग्रुप, मोनोइड, तत्समक, तत्समक तो है इसके पास, ग्रुप नहीं है ये। ग्रुप नहीं है क्योंकि इसके पास प्रतिलोम नहीं है। ये लूप कौन सा रह गया? लूप कौन सा रह गया? ये लूप लूप कौन सा होता है? याद है क्या आप लोगों को लूप क्या होता है? ये होता तो है एक, ये छोटी छोटी एक एक लाइन पे एक परिभाषा डाली हुई है, उन पे सवाल बना देते हैं। लूप होता तो है एक, पहले पहले पेज के ऊपर लिखा हुआ है लूप। हाँ वही, मुझे लूप कहीं मैंने पढ़ा हुआ है, लूप होता तो है, अब लूप किसको कहते हैं ये नहीं पता, मुझे किताब में देखना पड़ेगा कि लूप क्या है। था सुना है लूप होता है, हाँ किताब में देखा हुआ है लूप होता है। लूप कहते किसको है? लूप कहते जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता होगा। चलो देख के बताऊंगा इसको कि लूप क्या है। लूप पे तो मोनोइड में ही आ गया ना, आइडेंटिटी है तो देखेंगे। आज आगे बढ़ो, प्रतिलोम अवयव, इसका प्रतिलोम अवयव कौन सा है? इसका ए का प्रतिलोम अवयव यहाँ पे कौन है? अच्छा, लूप कहते हैं नॉन इम्पटी प्लस बाइनरी प्लस आइडेंटिटी, अर्थात बिना साचर्यता के, साचर्यता नहीं होती है ना, साचर्यता छोड़ के। लूप होता है द्विचय संक्रिया प्लस तत्समक, और साचर्यता नहीं है। ठीक है चलो। बाकी लोग कह रहे हैं कि लूप जो होता है वो बराबर होता है अरिक्त समुच्चय प्लस द्विआधारी संक्रिया, और साचर्यता नहीं मांगते। अरिक्त समुच्चय, द्विआधारी और तत्समक।
इसे लूप कहते हैं। यहां तत्समक तो आपका आ जाएगा 3, ई संक्रिया ए बराबर ए, तत्समक निकाल लो तो ई प्लस ए माइनस 3 बराबर ए। ई बराबर 3। प्रतिलोम अवयव ई का मान 3 हो गया, ए डैश बराबर हो गया 6 माइनस ए, 6 माइनस ए। ठीक है, 1 2 3 से लेकर p माइनस 1 तक गुणन p के लिए समशेष मॉड्यूल p के सापेक्ष ग्रुप होगा। ये ग्रुप कब होगा? अच्छा, आज का डेटा पूरा बिल्कुल सबके कमेंट शो होते हैं, कमेंट सबके दिखते हैं। आपको नहीं यकीन है तो ये दिखाता हूं। देखिए, दिख रहे हैं आपको? ये कमेंट है आपके। तो कमेंट जो भी है सारे आते रहते हैं। हाँ, पढ़ पाना संभव नहीं है, मैसेज आते रहते हैं। हाँ, p प्राइम नंबर होता है। p जब प्राइम नंबर होता है तो ही ये ग्रुप बनाता है। p एक अभाज्य संख्या होती है तो ही ये ग्रुप बनाता है। याद है मैंने बताया था, गुणन 6 बताया था, एक एक आपको गुणन 6 बताया था। याद है, एक गुणन 6 बताया था आपको और एक गुणन 5 बताया था कि जब प्राइम नंबर होगा तो उसके टुकड़े नहीं होंगे। जब प्राइम नंबर होगा तो उसके टुकड़े नहीं होंगे। टुकड़े ना होने की वजह से कभी जीरो नहीं आएगा, वरना जीरो आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये गुणन 6 होता, ये गुणन 6 होता तो क्या होता? आपको 2 और 3 मिल जाते, 2 और 3 मिल जाते जिससे जीरो आ जाता, और जीरो आपके ग्रुप में नहीं होता। ऐसे ये कोई सम संख्या की बात नहीं, विषम की बात भी है। विषम ले लो, जैसे 15 ले लिया, या हाँ 15 ले लो, ये विषम संख्या है। 15 के हो जाते 3 और 5, 3 और 5 से आता 15, 15 का आ जाता जीरो, जो कि जी में नहीं होता। तो ये केवल और केवल तभी बनाता है ग्रुप जब पी अभाज्य हो, है ना? ये अच्छा है, ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि होती है। ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि कितनी होती है? ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि कितनी होती है? बिल्कुल एक होती है, एकदम सही होती है। बिल्कुल डन। तत्समक अवयव की ही कोटि एक होती है, बाकी किसी की कोटि एक नहीं होती। अगला, ऑर्डर ऑफ ए एन के बराबर है। ऑर्डर ऑफ ए एन के बराबर है, तो ए इनवर्स का ऑर्डर कितना होगा? बराबर होगा, क्योंकि किसी अवयव की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटि हमेशा बराबर होती है। अवयव की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटि बराबर होती है। अवयव की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटि बराबर होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला, ए कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
अगर ए जी का अवयव हो, एक्स भी जी का अवयव हो, तो निम्न में से कथन कौन सा बराबर है? पहली बात, ये बराबर नहीं होते ना, अवयव बराबर नहीं होते, कोटियां बराबर होती है इनकी, इनकी कोटियां बराबर होती है, अवयव बराबर नहीं होते। अवयव तो अलग अलग आ सकते हैं ये, लेकिन कोटियां बराबर होंगी। ठीक है, और ये जो सी बात लिखी है ये सही होगी। ए की पावर के बराबर हो जाएगा एक्स इनवर्स ए की पावर के एक्स। यहाँ पे आप जो भी पावर करते हैं वो जाके अंदर वाले के अंदर चली जाती है, जो भी पावर आप करते हैं वो सीधी बीच वाले के ऊपर खड़ी हो जाती है। यहाँ पे जो भी पावर आप करेंगे ना वो सीधी बीच वाले में जाके खड़ी हो जाएगी। देखो दिखाता हूं आपको, जैसे एक्स इनवर्स ए एक्स है, यहाँ पे अगर आप दो पावर करते हो, यहाँ पे अगर आप दो पावर करते हो, तो दो पावर करने का मतलब ये हुआ एक्स इनवर्स ए एक्स और एक्स इनवर्स ए एक्स। ठीक है, ये आपका एक्स से एक्स इनवर्स कट गया और ये आपका आ गया एक्स इनवर्स, और ए हो गया ए स्क्वायर और ये एक्स। तो ये देखो, सॉरी, इसमें भी ये ऐसे होगा, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर अगर के करें तो ये सारी पावर बीच में ए पे जाके खड़ी हो जाती है। तो देखो यहाँ पे आपने दो पावर की थी और ये दो पावर ए पे जाके खड़ी हो गई। ऐसे इसको आप 5 पावर करोगे तो सॉल्व होते होते सारी पावर ए पे जाके खड़ी हो जाएगी। अगला, किसी परिमित चक्रीय समूह जिसकी कोटि 28 हो, चक्रीय समूह है जिसकी कोटि 28 हो, इसके जनितों की संख्या, जनकों की संख्या, इसके जनकों की संख्या, इसके जनकों की संख्या। अट्ठाईस हो गया, तो 28 हो जाएगा हमारा 7 चौक 28, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, तो 5 27 हो गया, 5 28 हो गया, बराबर 28 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/7, 28 इंटू 1/2 इंटू 6/7, 7 दूनी 14 और 2 बार कट गया, 6 दूनी 12, जनकों की संख्या होगी 12। है ना, 12 जनक इसके होंगे। यदि जी जो है वो n कोटि का समूह है, घातनी कोटि, जी n कोटि का समूह है और h जो है m कोटि का उपसमूह है। अगर g की कोटि n है, अगर g की कोटि n है और h की कोटि m है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो जवाब है सी, n जो होगा वो m से विभाज्य होगा, n m से विभाज्य होगा, n के अंदर m का भाग जाएगा, n में m का भाग जाएगा। बिल्कुल सही, लांगराज प्रमेय के अनुसार जाएगा। किसी समूह में अनुचित उपसमूह की संख्या, ये बढ़िया सवाल आया था।
ये बढ़िया सवाल आया था, एक पेपर में था, किसका था ये है, एक कहा कि अनुचित उपसमूह की संख्या कितनी होती है। हाँ शाबाश। बिल्कुल। इसका आंसर ये नहीं था दो, इसका आंसर था सी, समूह पर निर्भर करेगी, समूह पे निर्भर करेगी। अगर आपका ग्रुप खुद ई के बराबर है तो इसका एक ही उपसमूह होगा, केवल एक। ये बताया था मैंने कि थोड़ा सावधान रहिएगा, केवल एक ही उपसमूह होगा। ये जो बात है ना, केवल दो होते हैं, दो तब होते हैं जब अवयव कम से कम, अगर ग्रुप का ऑर्डर एक है, अगर ग्रुप का ऑर्डर एक है तो उस केस में इसका उपसमूह दो हो ही नहीं सकते। इस केस में इसका एक ही उपसमूह बनेगा, अनुचित उचित वो एक ही बनना है। हाँ, अगर ग्रुप का ऑर्डर एक से बड़ा है तब ये बात सत्य है आपकी जो आप कहते हैं। अगर ग्रुप का ऑर्डर एक से बड़ा है तो इसके दो सब ग्रुप बनेंगे, एक तो ई और एटलीस्ट जी, ये दो अनुचित उपसमूह बनेंगे। तो यहाँ पे इसने फंसा दिया अच्छा खासा। तो इसने क्या किया, ये बढ़िया सवाल बना के फंसा दिया, क्योंकि लोगों को क्या, वो किताब में से पढ़ा हो रहता है डायरेक्ट ही कि हर समूह के दो अनुचित उपसमूह होते हैं, एक तो ई और एक जी, बिल्कुल होते हैं दो, लेकिन तब होते हैं जब उसके पास अवयव तो हो थोड़े बहुत। अब उसके पास खाली ई है तो दो कौन से बनाओगे। कोई ग्रुप है जिसके पास खाली ई है तो उसके दो बनेंगे कहां से, वो एक ही बनेगा, वही ई होगा वही जी होगा, क्योंकि वो सेम ही है। तो दो बनेंगे नहीं, वो सिर्फ एक बनेगा। हाँ, दो अवयव हुए या दो से ज्यादा अवयव हुए तो फिर दो बनेंगे, अब दो कह सकते हो, अब दो कह सकते हो, इस केस में एक होगा। तो इसलिए समूह पर निर्भर करेगा। प्रत्येक चक्रीय समूह होता है। ठीक है, प्रत्येक चक्रीय समूह समूह होता है, समूह तो होता ही है पागल। हाँ, इसका मतलब आबेली समूह के बारे में बात कर रहे हैं। उपसमूह होता है, उपसमूह के लिए तो पहले समूह बताओ, किसका समूह, कौन उपसमूह। घटिया लेवल के ऑप्शन है इसके अंदर। किसी समूह जी का उपसमुच्चय एच एक समूह है, होगा यदि, यदि और केवल यदि, कौन सी शर्त सही है, कौन सी शर्त सही है। नहीं तो फिर समूह भी सही हो गया, सही तो हो गया ना, वो आ गया वो है, लेकिन सही तो हो गया ना। हाँ, ये वाली शर्त कब लगती है, जब एच परिमित हो। शर्त ये भी होती है लेकिन केवल परिमित के लिए, केवल परिमित के लिए। जब एच परिमित होता है तब ये शर्त काम में ली जा सकती है, और ये शर्त सदैव काम में ली जा सकती है। ये आपके सभी प्रकार के उप समूह के लिए काम करती है। ये आपके सभी प्रकार के उप समूह के लिए काम करती है। तो सी जो है वो सही शर्त होगी। अगला, पूर्णांकों के समूह जेड संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस वन का प्रतिलोम अवयव बताइए। किसका प्रतिलोम होगा, कोई तो पूछते यार। चलो यहाँ पे एक अवयव डाल देते हैं। जीरो का प्रतिलोम कौन होगा, जीरो का प्रतिलोम, ये कर लो, जीरो का प्रतिलोम, ए बराबर जीरो का प्रतिलोम कौन सा होगा।
एक नहीं देखा कविता मैंने, इसको देखना था। अब याद, मैंने देखा अभी तब याद आया कि हाँ ये देखनी थी। पहले तो इसका तत्सम कितना आएगा? तत्समक आएगा -1। तत्समक आएगा इसका -1। फिर प्रतिलोम और 0 का प्रतिलोम निकालना है तो ये हो जाएगा a' + 0 + 1 बराबर -1 और a' बराबर -2। a' का मान -2। ये आपका आंसर है। रूड कहते हैं शायद। रूड किसे कहते हैं? इतना शुद्ध हिंदी रूड क्या कहते हैं? रूड वो नहीं होते कि जो अभाज्य संख्याओं को रूड कहते हैं ना, रूड संख्या कहते हैं रूड। ये शुद्ध हिंदी वाले नाम है। तभी कहता हूँ इंग्लिश वाले साथ में रहते हैं ना तो ठीक रहते हैं, वरना फिर एकदम शुद्ध हिंदी तो जानलेवा है। हाँ, अभाज्य को कहते हैं ना। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? अभाज्य क्रम वाले समूह चक्रीय होते हैं। जवाब है बिल्कुल होते हैं, सही में होते हैं। तो ये बात ट्रू है। फिर चक्रीय समूह आबेली समूह भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो चक्रीय होता है वो आबेली होता है। प्रत्येक आबेली समूह चक्रीय होता है। हाँ हाँ, गलत गलत। चक्रीय आबेली होते हैं, आबेली चक्रीय नहीं होते। चक्रीय आबेली होते हैं, आबेली चक्रीय नहीं होते। संयुक्त क्रम का समूह उचित उपसमूह रखता है। बात तो ये भी गलत है। हाँ बिल्कुल, उचित उपसमय रखता है, बिल्कुल ये बात सही है। रूढ़ यानी खड़ूस, खड़ूस यानी अभाज्य। हाँ, ये इस आधार पे सही है। फाइनली हाँ, इसी के साथ बस इतने ही क्वेश्चन थे आज। इतने ही क्वेश्चन थे, टोटल 57 क्वेश्चन अभी हो चुके हैं। डी जो है ये सही है, डी जो बात है ना वो सही है। एक्चुअली डी जो बात है वो साइलो थ्योरम के आधार पे है। वैसे तो ये चक्रीय ग्रुप के लिए लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे बात होनी चाहिए चक्रीय ग्रुप के लिए, क्योंकि हमने जो भी थ्योरम पढ़ी है वो चक्रीय के लिए है। संयुक्त क्रम का चक्रीय समूह, हमने ये चक्रीय के लिए पढ़ी थी कि अगर कोई चक्रीय समूह है और वो संयुक्त क्रम का है, उसकी जो ऑर्डर है वो संयुक्त है, मतलब ऐसा नंबर है जो नंबरों से कटता हो, तो फिर उसका एक उचित उपसमूह होता है। संयुक्त का मतलब है ऐसा नंबर जो और नंबर अभाज्य नहीं है, भाज्य है। संयुक्त क्रम मतलब भाज्य संख्या, भाज्य कोटि। भाज्य कोटि मतलब ऐसी कोटि है जो भाज्य है, मतलब कटने वाली है। जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। हाँ, कंपोजिट नंबर के लिए ये थ्योरम है ना, वो वाली थ्योरम है कि अगर कोई चक्रीय समूह संयुक्त क्रम का होता है तो उसका एक उचित उपसमूह होता है, उसका एक उचित उपसमूह होता है। ठीक है, हो गया क्लियर है ये? चलो, क्लास को यहीं आराम देते हैं और बाकी कल सुबह और आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल सुबह दोबारा।